क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, और जिस चैप्टर में अभी हमें वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बेसिकली ये चैप्टर है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कोशिकी शोषण होता है, कैसे जो है सेल्स रेस्पायर कर पाती है। देखो, रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब ये था कि हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो एनर्जी छिपी हुई थी उसको निकालकर हम सेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में जो केमिकल एनर्जी थे उसे हम दूसरे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो दूसरा केमिकल एनर्जी का फॉर्म होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। याद है ना? ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन क्या होती है। याद आया बेटा? हमने क्या देख चुके अब तक? हमने फेफर कॉस्टिचे पाथ को देखा, हमने फर्मेंटेशन को देखा, हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखा, हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखा हमने, और एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले बात की थी हमने लिंक रिएक्शन किया, गेटवे रिएक्शन की। चलिए आज वहां से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम कहां तक पहुंच चुके थे? हम एसिटाइल कोएंजाइम ए तक पहुंच चुके थे कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन क्या होता है ये आपको बतलाना है। ठीक है, साइट ऑफ लिंक रिएक्शन कहां पर होता है ये आपको बताना है। साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन का स्थान क्या होता है वो भी आपको बतलाना है। एंड व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं ये भी आपको बतलाना है। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं सब उत्तर करेंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर लिख भेजिएगा बेटा मेरे को, मुझे मालूम चला चाहिए कि मेरे कमांडो कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज लिंक रिएक्शन, साइट ऑफ लिंक रिएक्शन, साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ये आपको बतलाना है। क्लियर? ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी आपको ये बताना है इस फ्लो चार्ट को देखकर कि यहां पर x क्या है और y क्या है। तो आइडेंटिफाई द एंजाइम x एंड y। एंजाइम x को पहचानिए और एंजाइम y को पहचानिए और मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा। क्लियर? एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई एंजाइम z। एंजाइम z को भी पहचानिए कि एंजाइम z कौन सा है। क्लियर? तो x y z के नाम मुझे आपको भेजना है लिखकर। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो है वो लेक्चर के शुरुआत में आपसे पूछने वाला कार्यक्रम हो गया मेरा। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, मैं आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि आप ट्रैक पर हैं। मैं आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि आपको मालूम चले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से जो पूछे आ जाते हैं बार बार एग्जाम के अंदर, है ना? तो बेटा प्लीज आंसर किया करो, है ना? ठीक है, अच्छे बच्चे हैं ना? बात मानेंगे? पक्की बात? चलो ठीक है। हम पिछली क्लास से बात कर रहे थे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमको निकालनी हो एंड फुल थ्रोटल में एनर्जी निकालनी है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के बाद बना था बेटा, वो मॉलिक्यूल कहां एंटर करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है और लिंक रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, हमने देखा था कि ये होता है कि जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो क्या किया बेटा, ये यहां पर ऐसा मान लेते हैं हम कि ये हो गया अपना साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट मॉलिक्यूल अंदर एंटर किया, देन पार्टिसिपेट किया लिंक रिएक्शन में, और लिंक रिएक्शन से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और एक CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करता है। बार बार बतला रहा हूं मैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा। क्लियर? चलिए, तो ये लिंक रिएक्शन देखा। मैंने आपसे कहा था बेटा कोफैक्टर लगते हैं इसके अंदर के, तो मैंने आपको बताया था लाइपोइक एसिड, थाइमिन, पायरोफॉस्फेट के, मैग्नीशियम आयन, यानी जो कोफैक्टर होते हैं वो कहता है एक तो कोएंजाइम ए हो गया, ठीक है, NAD+ हो गया, लाइपोइक एसिड हो गया, थाइमिन पायरोफॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, ये सारे के सारे कोफैक्टर जो है वो लगते हैं यहाँ पे। और होता है क्या बेटा? पायरुविक एसिड का होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, है ना बेटा? अरे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रोटॉन निकालोगे, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस,
CO2 निकाल लोगे, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर होता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हमको देखने मिलता है। क्लियर? चलिए, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मुझे। आप बताएंगे गेटवे रिएक्शन में लगने वाले एंजाइम का नाम, के यानी गेटवे रिएक्शन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है उसका नाम बताइए, ठीक है ना। गेटवे रिएक्शन में जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम बताइए, ठीक है। इट्स कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे, फिर इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है बेटा, ये साइक्लिक पाथवे में एंटर करता है। और इस साइक्लिक पाथवे में देखो, ध्यान से बात सुनो, मतलब ये है कि कोई भी पाथवे साइक्लिक होगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी पाथवे साइक्लिक होगा मतलब है कि एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। जब भी कभी आप साइक्लिक पाथवे की बात करो तो एक होगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जो कि बाहर से आने वाले फॉरेन मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा, ठीक है। पाथवे आगे बढ़ेगा, पाथवे आगे बढ़ेगा और फाइनली घूम फिर के क्या होगा, वापस से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। और फॉरेन मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो साइक्लिक पाथवे में क्या होता है, एक साइकिल चल रहा होता है, लगातार एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आता है और वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक बाहर के मॉलिक्यूल जुड़ेगा, फिर उसको बाहर के मॉलिक्यूल को यूज करते हैं और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दोबारा रिक्रिएट कर लेते हैं। चाहे वो केल्विन साइकिल हो, चाहे वो हैच एंड सेलेक्ट साइकिल हो, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, हमेशा हमको चाहिए पड़ेगा एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। क्या चाहिए पड़ेगा, एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए पड़ेगा। क्लियर? अरे समझो ना यार, एक एक्सेप्टर चाहिए, एक बाहर का। अब यहां पर बाहर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, यानी जो बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल है वो हो गया एसिटाइल, वो हो गया एसिटाइल को एंजाइम ए हो गया, बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल हो गया, बाहर से आएगा लगातार, ठीक है ना। क्लियर? ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, हमने कहा ये 2 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर? ठीक है। अब ये है कि जो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो कंपाउंड इसको रिसीव करेगा, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वो क्रेब्स साइकिल में जो है, आप देखो क्रेब्स एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, हम आगे बात करें, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, इसने क्या किया बेटा, इसने जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन किया, कंबाइन किया। तो कंबाइन करने पर जब क्रेब्स साइकिल शुरुआत होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम में जब कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पर जो है वो फर्स्ट केमिकल जो बना, पहला जो केमिकल बना वो था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ऐसा एसिड बना, एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड बना जो कि जिसमें कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बना के वो था सिट्रिक एसिड, वो उसका नाम था सिट्रिक एसिड, उसका नाम था सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब ये क्रेब साइकिल को हम क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं, क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब साइकिल को हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए से क्रेब साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रेब साइकिल में पहला बनने वाला जो ऑर्गेनिक एसिड है वो 3 कार्बोक्सिलिक समूह वाला होता है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला बनने वाला एसिड क्या था, सिट्रिक एसिड था यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। चलिए, ये दिखाई दे रहे हैं हमें स्क्रीन पर हैंस क्रेब के, क्रेब ने फर्स्ट टाइम जो है बताया था क्रेब साइकिल के बारे में, ठीक है। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है ये। क्रेब साइकिल एक बड़े इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे में से एक है बेटा, ठीक है। इसके लिए 1953 में जो है वो हैंस एडोल्फ क्रेब को और फ्रिट्ज एल्बर्ट लिपमैन को जो है वो नोबेल प्राइज में, याद रखिएगा, लिपमैन को नोबेल प्राइज किसी और कारण से मिला है और क्रेब को नोबेल प्राइज मिला है क्रेब साइकिल को बताने के लिए। तो हम देख रहे हैं डिटेल में क्या मतलब है इसका। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1953 के 1953 का जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज था उसको हैंस क्रेब और जो है वो एल्बर्ट लिपमैन के बीच बराबर बांटा गया। हैंस क्रेब को दिया गया था ये फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के, इन्होंने क्रेब साइकिल को बताया इसके लिए दिया गया था, के। और लिपमैन को दिया गया था फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ कोएंजाइम ए एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के, क्योंकि क्रेब साइकिल में भी कई जगह पर कोएंजाइम है, जैसे मैंने कहा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो ये सारे के सारे कोएंजाइम ए की डिस्कवरी और उसके इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, इसको बताया था लिपमैन ने, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लिपमैन और क्रेब की खोज कोई बहुत अलग अलग नहीं थी, वो कि आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो जो नोबेल प्राइज मिला 1953 में वो हैंस क्रेब को और लिपमैन को मिला। ये हैंस क्रेब को सिट्रिक एसिड साइकिल की डिस्कवरी के लिए और लिपमैन को कोएंजाइम ए की डिस्कवरी और इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, ठीक है।
अब देखिए हम बात करते हैं यहां पे कि क्या होता है बेटा। देखो अब बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा ना कि क्रेब्स साइकिल क्या है, एक साइक्लिक पाथवे है, ठीक है। तो साइक्लिक पाथवे में चाहिए पड़ता है हमें एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के, बिल्कुल एकदम अलर्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि देखो हम बहुत दिनों से क्रेब्स साइकिल पढ़ते आ रहे हैं और हर बार हमें ऐसा लगता है कि रट ले इसको, तो भाई रट ले इसको, तो रटने से काम नहीं बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे, के देखो कोई भी एक नीट के एग्जाम में कोई भी आदमी आपसे नहीं बोलेगा कि देखो तुमको दे रहे हैं हम ब्लैंक पेपर, तुम हमको क्रेब्स साइकिल बना के दिखा दो, चलो, कोई नहीं बोलेगा। ये तो 11 12 के एग्जाम में होता है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि यार सर तो थोड़ा कोर्स जो है वो सर का जो है वो सर है ना हमारे बोर्ड के लिए तो ध्यान दे ही नहीं रहे, बोर्ड की कभी बात ही नहीं करते, कभी बोलते ही नहीं है 11वीं के बारे में, कभी बोलते ही नहीं है 12th के एग्जाम के बारे में। तो भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 1 जून को बैच हुआ था, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि दिस इज द चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर नीट एग्जामिनेशन के, एंड जो गंभीर है, सिंसियर है, इसको नीट निकालना है, इसको नीट देना है, उसके लिए चैनल है। यदि आप यहाँ पे 11th क्लास 12th क्लास बोर्ड का एग्जाम, इस बोर्ड का एग्जाम ना उस बोर्ड का एग्जाम ढूंढ रहे हैं, तो ये चैनल आपको हेल्प जरूर करेगा, पर चलेगा नीट के अकॉर्डिंग ही, ये चैनल चलेगा नीट के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि नीट का एक्सक्लूसिव चैनल है, के समझ लेना बात होती है। इसलिए आप प्लीज हम लोगों पे दबाव मत डालिए इस बात का कि सर बोर्ड के लिए कुछ करा दीजिए, इसके लिए कुछ करा दीजिए, उसके लिए कुछ करा दीजिए, क्योंकि ये दबाव से बेटा क्या होता है कि हमारा नीट का जो क्वालिटी है एग्जाम का वो एकदम ऊपर साइड है, अपर साइड के, तो हम उसको जो है ना बोर्ड से ले जाएंगे ना, तो हमें अपना कई जगह पे कट शॉर्ट करना पड़ेगा, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। स्कूल में करते ना तो छोड़ छोड़ के पढ़ाना पड़ेगा, तो छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे तो क्या बताओ मेरे को कि ईमानदारी से क्या हम टॉप कर पाएंगे, क्या एग्जाम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। इसलिए प्लीज ना, मुझे मालूम है कि आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट सब मुझे मालूम है कि, लेकिन मुझे ये भी मालूम है एट द एंड ऑफ द डे जो पढ़ रहे हैं वही काम आएगा, जो हम लगा रहे हैं ना एनर्जी वही काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में हमको पूरा पेपर हमारा ही आना चाहिए, सिंपल सी बात है कि इसलिए फोड़ के आना, इसके लिए बेटा हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो अभी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है क्रेब्स साइकिल में, तो सबसे पहले तो जान लो भैया कि एक्सेप्टर क्या है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यहां पर है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ठीक है, OAA शॉर्ट में बोला, इट इज ए 4 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी नाम जान लो भैया, इसके बारे में जानकारी ले लो, है ना। क्या है एक्सेप्ट यानी क्रेब साइकिल में जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, OAA, ठीक है। और ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्लियर, कोई संदेह नहीं इस बारे में। चलो इसको जान लिया हमने। फिर बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल के फॉरेन मॉलिक्यूल इज द एसिटाइल कोएंजाइम, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज हैविंग 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड के। अब दोनों के मिलने पे फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड के पहला बने, फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड, पहला बनने वाला कंपाउंड क्या है, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पे पहला कंपाउंड बनेगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनेगा जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसलिए क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, तो बन गया सिट्रिक एसिड के। तो ये जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A से जुड़ेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो होगा सिट्रेट सिंथेटेज, यहां पे सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा जो किसको जोड़ेगा, इट इज बेसिकली ए कंडेंसेशन एंजाइम, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो सिट्रिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, के पहले वो सिस एक्योनिटिक एसिड बनेगा, देन आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, देन आइसोसिट्रिक एसिड जो है ऑक्सलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन ऑक्सलोसक्सेनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड सक्सेनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, सक्सेनाइल कोएंजाइम सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और मैलिक एसिड फिर से ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब मुझे याद है तो तुमको तो याद करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। अब मैं कितना पहले किया हूं और मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूं, जब मुझे याद है, क्योंकि मुझे मालूम है मेडिसिन में इसके बगैर काम ही नहीं बनेगा। यदि आपको क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन यही नहीं मालूम है तो आप जिंदगी में मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप मेडिकल प्रैक्टिस करना है तो आपको ग्लाइकोल ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरी जिंदगी रखने पड़ेंगे, पूरी जिंदगी रखने पड़ेंगे, समझ गए ना।
जब हम लोग किसी प्रेजेंटेशन सेमिनार में आते हैं ना, तो कई बार लोग बड़े बचकाने से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहां पे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वो डॉक्टर जो भी है, उन्होंने पूछा, मान लो कोई क्वेश्चन को भूल गए कि क्रेब्स साइकिल क्या है, दिमाग में नहीं जा रहा, तो आपको कई बार बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है पूरा क्रेब्स साइकिल। हाल ही में मैं दुबई कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे मैंने क्रेब्स साइकिल को समझाया है, किसी ने पूछा तो उसको मैंने बता के आया कि क्रेब्स साइकिल ये होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम पहले तो मुद्दा फोकस करते हैं कि हो क्या रहा है। क्रेब्स साइकिल में हो ये रहा है कि बाहर से एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है, और वो बाहर से कैसे आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है कि बाहर से का मतलब ये है कि जो शुगर मॉलिक्यूल था उसमें हुआ ग्लाइकोलिसिस, उससे पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर किया, और मैट्रिक्स के अंदर उसका परिवर्तन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, रिएक्शन को बोला लिंक रिएक्शन, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जुड़ने वाला बाहरी मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, बाकी सब तो क्रेब्स साइकिल का साइक्लिक पाथवे का हिस्सा होते हैं, है ना। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल के दौरान जैसे मैंने आपसे कहा कि सिट्रिक एसिड बना, सिस एकोनिटिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड बना, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड बना, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बना, ठीक है, सक्सिनल कोएंजाइम ए बना, सक्सिनिक एसिड बना, फ्यूमेरिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना, देन ऑक्सोलो एसिटिक एसिड बना। मतलब ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, एक सीक्वेंस से बनते हैं, और कई जगह पर इस सीक्वेंस में जो है वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। मतलब जब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का मतलब बोला मैंने, तो आपको एक बात दिमाग में डाल लेना है कि यहां पे क्रेब्स साइकिल में जब मैंने ऑक्सीडेशन बोला, इसका मतलब यह है कि हम वहां से प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे होंगे, है ना, मतलब NADH2 बना रहे होंगे। ठीक है, देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, ठीक है, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड आया, ठीक है, सिट्रिक एसिड बना, कन्वर्ट हुआ सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर क्या बन गया बेटा, आइसोसिट्रिक एसिड बना, इसके बाद ये कन्वर्ट हुआ ऑक्सोलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, देन ऑक्सोलो देन अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बन गया। अब बेटा याद रखना कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि जब ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बनता है, तब यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक कार्बन बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि जो सिट्रिक एसिड है 6 कार्बन है, सिस एकोनिटिक एसिड 6 कार्बन है, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन है, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन है, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड 5 कार्बन है, तभी तो एक CO2 बाहर निकला। क्रेब्स साइकिल में बनने, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्रेब्स साइकिल को जो है वैसे पढ़ा रहा हूं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाला पहला 5 कार्बन वाला एसिड क्या है। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाला पहला 5 कार्बन वाला एसिड है अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाला पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड। क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाला एकमात्र 5 कार्बन एसिड कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड। ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल में वो एसिड कौन सा है जो अपने बनने के बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में भाग लेता है। अब सुनिए क्वेश्चन, ये सब क्रेब्स साइकिल के टुकड़े हैं, और एग्जामिनर कभी भी आपसे पूरा क्रेब्स साइकिल एक साथ नहीं पूछता, वो टुकड़े पूछता है आपसे। क्रेब्स साइकिल के दौरान में सुनते जाइए मेरी बात को, क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले एसिड में वो कौन सा एसिड है जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में भाग लेता है। याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल में जो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बनता है, ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन करता है जैसे कि गेटवे रिएक्शन होती है, लिंक रिएक्शन होती है, एंड इस पर पांचों कोफैक्टर काम करेंगे, NAD+ काम करेगा, इस पर जो है वो टाइथाइमिन पायरोफॉस्फेट काम करेगा, लाइपोइक एसिड काम करेगा, और फाइनली जो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब एक CO2 यहां से भी बाहर निकलेगा। तो पहला CO2 बाहर निकल गया, जब ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो एक CO2 बाहर निकल गया। दूसरा CO2 बाहर निकल गया जब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, वहां बाहर निकल गया, और कुल 2 ही तो कार्बन हमने बाहर से लिए थे। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन लेके बाहर आया था, दोनों कार्बन बाहर निकाल दिए। क्या रख लिया हमने, प्रोटॉन रख लिया उसका और इलेक्ट्रॉन रख लिया। अब हमारा पर्पस ये कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके आया था एसिटाइल कोएंजाइम में, उनका हम इस्तेमाल करें, उनको NAD+ को दे दें ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनसे ATP बन सके, ये हमारा पर्पस था। फिर जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फिर सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो गया फ्यूमेरिक एसिड में, देन फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, देन मैलिक एसिड कन्वर्ट हुआ ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। अब इस दौरान में क्या परिवर्तन हुआ हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में हमको आई कि एक बड़े मजे की बात है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करोगे आप तो लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। फैट का आप जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन करोगे, फैट का आप जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड का डीएमिनेशन करोगे तो भी जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के वेरियस सोर्स हो सकते हैं। इसका मतलब फैट
अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के पॉइंट पे आके जुड़ सकते हैं और यहां से एनर्जी प्रोवाइड ये कर सकते हैं। याद रखना, भूलना नहीं इसको, इसलिए हम कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल एक बड़ी इंपॉर्टेंट पाथवे, एक ऐसा लिंक है जहां पर कई दूसरी मेटाबॉलिक पाथवे भी आकर जुड़ सकती है। जो एसिटाइल कोएंजाइम प्रोवाइड करेगा वो क्रेब्स साइकिल में भाग पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम एनसीईआरटी बिल्कुल पॉइंट वाइज, और एकदम बेटा हम घबराएंगे नहीं, हमें रटना नहीं है इसको, हमें इसे समझना है कि होता क्या है, ठीक है, और ये परिवर्तन हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं इसको। द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप ऑफ द ऑक्सोलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड द सिट्रिक एसिड। के देखिए अब क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कुल मिला के कि यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सोलोएसिटिक एसिड और जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, COA बोलते हैं, एसिटाइल जो हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर से जो आया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों जुड़े आपस में, ठीक है। इस जुड़ने के दौरान आपको एक वाटर मॉलिक्यूल भी खर्च करना पड़ा और फाइनली क्या हुआ बेटा, फाइनली जो है मिला हमें सिट्रिक एसिड यहां पर हमको मिलेगा, ठीक है, ठीक। और इस समय जो एंजाइम काम किया उसका नाम था सिट्रेट सिंथेसिस था, और जो कोएंजाइम ए जो COA था उसको बाहर कर दिया हमने, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कोएंजाइम ए लेके आया था उसको हमने बाहर कर दिया, आगे इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, अब जो क्रेब्स साइकिल का पहला रिएक्शन था वो क्या था, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ा, एंजाइम था सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। और क्या हुआ बेटा, कोएंजाइम ए ग्रुप को बाहर निकाल दिया, दोनों जुड़ गए आपस में, वाटर को हमने ऐड किया और बन गया सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। देन सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो आइसोमराइज हो गया, किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल में आइसोमराइज हुआ। और इस दौरान जब सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोमराइज होता है तो बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल पहले बाहर निकलता है फिर जुड़ता है उसमें, सुनिए, अरेंजमेंट कैसा था, एक वाटर को पहले बाहर निकालते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड से एक वाटर को बाहर निकाला वो बन गया क्या, वो बन गया सिस एकोनिटिक एसिड बन गया, फिर सिस एकोनिटिक एसिड में एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, उसे आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये डिटेल रिएक्शन मैं आपको जो बता रहा हूं वो एनसीईआरटी में वैसा नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में खाली डैश डैश लगा दिए, बाकी तुम समझ लो उसका मतलब ये है, ठीक है, पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं एकदम बेटा, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. इसके बाद it is followed by the टू सक्सेसिव स्टेप ऑफ द डीकार्बोक्सिलेशन के, आइसोसिट्रिक एसिड बनने के बाद में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है। एक कहां कहां होता है बेटा, जब ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट होगा तब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और जब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो एक काम करूंगा मैं, मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक काम करूंगा मैं कि मैं बायोमेंटर्स ऑनलाइन पर जो है एक स्क्रैप साइकिल जो है वो आपका जो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट, उसमें मैं आपको एक कंप्लीट स्क्रैप साइकिल जो बिल्कुल कोई स्टेप मिसिंग ना हो वो मैं आपको बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं हाथ से उसको बनाऊंगा ताकि मैं आपको जो है याद करने में आसानी हो, ताकि ये जो मिसिंग स्टेप है ना वो आपके दिमाग में सेट हो जाए एकदम से। क्लियर? चलिए तो देखो बेटा, 2 जगह पे डीकार्बोक्सिलेशन, एक तो कहां हुआ, एक वहां हुआ जहां पर ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा तो एक CO2 यहां पर बाहर निकल जाएगा बेटा, ठीक है। और जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनल कोएंजाइम ए बनेगा तो एक CO2 वहां बाहर निकलेगा। क्लियर? देखिए ठीक है, ये बड़ा अच्छा है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, इट इज वेरी गुड। के देखो मैंने क्या बताया आपको, अब देखो ये जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे ना काम बन जाएगा। देखो शुरुआत कहां से करेंगे बेटा, है ना, एकदम सब्र के साथ पढ़ो, कभी घबराना नहीं। कभी साइकिल माइकल देख लेते हैं ऐसा, हम एक बड़ा सा डायग्राम दिखाई दे रहा था एकदम, और मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, लेकिन क्या बात है यार, मैं आप पर यकीन रखता हूं, आपके पेरेंट्स को आप पर इतना यकीन है, आपके दोस्त भी आप पर यकीन करते हैं, यानी आप कर सकते हो। आप ही एक आदमी, एकमात्र आदमी ऐसे जो पीछे हट जाते हो, नहीं मैं नहीं। अभी मैं ऐसे भी कॉल रिसीव करता हूं, सर इस साल का तो ऐसा लगता है कि हो नहीं पाएगा, मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूं। आपको बता दूं मैं, ये सारे बहाने हैं।
अभी बहुत तब समय बाकी है। यदि आप दम लगा देंगे तो अभी आप ये मत सोचिए, यदि आपको अभी भी कोई एग्जाम दिखाई पड़ता, आपको एग्जाम आपके आपके सपने में कहीं भी एग्जाम है ना जिसको आपने थोड़ा भी यदि इंपॉर्टेंस दिया है, तो लड़िए अपने आप से, झुकिए मत, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। वी हैव लाइक ए मशीन। अरे ज्यादा मत सोचो क्या होगा बाद में, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, उसके बाद जो हम डिजर्व करते होंगे ना वो होगा, ना बुरा होगा ना भला होगा, जो हम डिजर्व करते होंगे अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग वो होगा बेटा। इसलिए प्लीज मेहनत से मत पीछे हटना, ठीक है। लोगों को हाइपोथेटिकल बातें लगती है, लोगों को लगता है कि सर को तो क्या बोलने का मौका मिल गया, दे बड़ा बड़ा ज्ञान दिए चले जाते हैं। नहीं, सच्चाई बेटा ये है कि आप जहां खड़े हो ना वो दुविधा वाली जगह है। आप यहां जिंदगी भर भी खड़े रह सकते हो इस जगह पे, आप कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको दिल कड़ा करना पड़ेगा और आपको एक बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि कल को मान लो भगवान ना करे कभी हमको अपना मनचाहा नहीं मिला ना, तो दिल में ये बात का गुरेज ना रहे, खराश ना रहे, खरोच ना रहे दिल में ऐसी कि यार एक बार ढंग से कर लेते ना तो जिंदगी कुछ और होती। आप मुझसे पूछेंगे सर आप इसके बारे में मैं इतना जानता हूं कि मैंने यूपीएससी के एग्जाम के समय जब मैं आईएएस के एग्जाम देता था तब मैंने गुंजाइश छोड़ दी थी। और मेरे पास क्या था, मैं तब चूंकि मैं खुद एक डॉक्टर था, मुझे लगता था मेरे दोस्त एमडी करने लगे हैं, क्या अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, फिर मुझे लगता था कि यार बता रहे कहीं ना कहीं एट दी लास्ट एग्जाम के ठीक पहले हल्का सा डीमोटिवेट होना, अरे छोड़ो यार क्या रखा है, नेताओं के आगे पीछे घूमना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, अपने आप ऐसे बहाने, चलो ठीक है यार। लेकिन पढ़ रहे थे, पढ़ता अच्छा था इसलिए एग्जाम निकाल के प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे। लेकिन हुआ ये कि जो हम डिजर्व ही नहीं करते थे, यदि आप मुझसे पूछेंगे ईमानदार मेरे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा जो सच है वो सच बोलता हूं। मैंने कहा कि आप मुझसे पूछेंगे ना ईमानदारी से, मैं बोलूंगा नहीं यार मैं डिजर्व नहीं करता था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आईएएस, ठीक है। क्योंकि मैंने उस समय जो गुंजाइश मैंने रखी, जहां पे मैंने जो है कंफर्ट जोन ढूंढ लिया, नहीं यार अभी, क्योंकि अभी यदि मैं उस समय 18-20 घंटे पढ़ता, मैं उस समय मैं जीतोड़ एक मेहनत करता, सारी दुनियादारी सब छोड़ देता मैं, तो आगे निकल जाता। लेकिन मुझे वो दुनियादारी भी दिख रही थी, सब दिखा था मुझे, क्या दोस्त क्या करते हैं, कर कि अब थोड़ा अर्न भी करना है, डॉक्टरी पूरा हो गया तो अब क्या करेंगे, कैसे काम, मतलब बहुत सी बातें दिमाग में घूम रही थी। लोग बोलते थे आईएएस तो निकलते ही नहीं है, अरे वो ऐसा एग्जाम है कहां निकलता है, बहुत टफ एग्जाम है, डिमोटिवेट भी लोग करते थे। कहीं ना कहीं ये सब इकट्ठा हुआ, और वो इकट्ठा होकर क्या हुआ कि उसने जो है मेरी तरक्की जो मैं डिजर्व करता था, आज भी मुझे इस बात का अफसोस है। आप भले कुछ बोले कि सर आप निकल जाते तो हमें कौन पढ़ाता, आप 50 बातें बोले, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे मुझे आज भी लगता है कि नहीं, शायद से मुझे लोगों को और सर्व करने का मौका मिलता इफ मैं यदि सिविल सर्विसेज में होता। मैं अपने नजरिए से कर रहा हूं जो मुझे कर सकता हूं, अपने नजरिए से कर रहा हूं मैं, लेकिन ये जो अफसोस है ना ये कभी जाएगा नहीं यार, कुछ भी बन जाओ, ठीक है। आज यदि आप मुझे बोले कि सर आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, यदि मैं वो बन जाऊंगा तो भी मैं सोचूंगा कि आई वॉज फेल्ड इन दैट एग्जामिनेशन। जब भी कोई आईएएस मेरे सामने आएगा मैं सोचूंगा कि यार इसमें तो मैं फेल हुआ था, भले ही मैं आज उसके ऊपर, इसमें तो मैं फेल हुआ था, ये सोचूंगा। सच्चाई है, बहुत कड़वी लगती है पर सच्चाई है। जब कभी डॉक्टर के पास सामने जाएंगे ना, आज मेहनत नहीं करेंगे ना, लगेगा मन में अफसोस, क्या थोड़ा पढ़ लेते ना हम भी डॉक्टर होते हैं। चलिए तो लुट के आते हैं वापस। कभी कभी मन करता है बेटा बात करने का, और बहुत ज्यादा मन करता है आपसे बात करने का। मुझे लगता है मेरे बच्चे जो है वो साथ चले मेरे के, कोई भी लेफ्ट, अरे वो है ना, हमको साथ चलना है कहां तक, मंजिल तक, जब तक जीतना जाए। नहीं तो क्या होगा, ये बायोमेट्रिक्स जो है वो हर साल पढ़ाते रहेंगे, होगा यही कि भैया रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो कैसे काम। देखो लास्ट में भी खूब सिलेक्शन हो, लेकिन मुझे चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, दूसरे जो छापते हैं ना, ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम छाप सके, लेकिन है कि हाँ हम खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, पार्टी करेंगे साथ में हम लोग, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसमें कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, कैसे बना, लिंक रिएक्शन से बना। पायरुविक एसिड कहां से आया, ग्लाइकोलिसिस से आया। एसिटाइल कोएंजाइम ए को हमने जो है वो कहां इंटर किया, हमने ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है वो जुड़ा यहां पे, तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड क्रेब्स साइकिल में एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल है, कोएंजाइम ग्रुप को बाहर निकाल दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, बन गया सिट्रिक एसिड। यही लिखा था, यही बताया मैंने आपको, है ना बेटा।
फिर सिट्रिक एसिड से एक CO2 को एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला हमने और क्या बन गया, सिस एकोनिटिक एसिड बन गया। फिर सिस एकोनिटिक एसिड में हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया हमने, देन क्या बन गया, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, फिर आइसोसिट्रिक, अब आप बोलोगे सर एंजाइम बताएंगे बाद में, पहले एसिड याद कर लो फिर हम एंजाइम की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड में, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ बेटा के, और जब 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 आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तब यहां पर एक NaDH2 का NaDH2 बना, यहां पे NaDH आया और वो एक NaDH आया और वो NaDH2 में कन्वर्ट हो गया उठ के। जब आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो पहला NaDH2 बना। फिर ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, एक CO2 बाहर निकल गया, डी कार्बोक्सिलेशन यहां पर हो गया, यहां पर हो गया डी कार्बोक्सिलेशन के। फिर अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड जो है उसके अंदर हुआ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड जो है ये 5 कार्बन वाला एसिड होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा और बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो है वो एक GTP का फॉर्मेशन होगा सबस्ट्रेट लेवल पे। याद रखिए क्रेब्स साइकिल में एक GTP बनता है सबस्ट्रेट लेवल पर बनता है। कहां बनता है, सबस्ट्रेट लेवल पर बनता है। जब सक्साइनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तब बनेगा वो। ठीक, तो क्या हुआ बेटा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ फ्यूमेरिक एसिड में। जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो दूसरा NaDH2 बना, तीसरा NaDH2, एक देखो एक NaDH2 कहां बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड से जब जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा ना तब एक NaDH2 बना यहां पे। ठीक है, तो एक ये हो गया 1 2 और थर्ड बनेगा कहां, थर्ड बनेगा यहां पे। जब सक्सिनिक एसिड से जो है वो फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तो एक्चुअली NaDH2 नहीं बनेगा। जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन होगा ना बेटा तब वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने NAD नहीं आता, वहां पे इलेक्ट्रॉन लेने FAD आता, तो यहां पे बनेगा ये FADH2 बनेगा। अब ये क्या फर्क है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, FADH2 बनेगा। तो देखो ये 2 NaDH2 एक FADH2 ना, देन फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हुआ किससे, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ फ्यूमेरिक एसिड में, देन फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, देन मैलिक एसिड कन्वर्ट हुआ ऑक्सलो एसिटिक एसिड में, तो अब फिर से यहां पर NaDH2 बना। तो इसका मतलब ये एक क्रेब्स साइकिल से क्या क्या मिल रहा है आपको, एक क्रेब्स साइकिल से मिल रहा है आपको 3 NaDH2 मिल रहे हैं आपको, एक क्रेब्स साइकिल से 3 NaDH2, 1 2 एंड 3। एक आपको FADH2 मिल रहा है, एक आपको बेटा FADH2 मिल रहा है, और एक मिल रहा है आपको GTP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पे, ये मिल रहा है आपको क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, और बाकी 2 CO2 बाहर निकाल दिया आपने। तो व्हाट यू गेट, आपको क्या मिला बेटा, व्हाट यू गॉट फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल, आपको मिले एक क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल से आपको 3 NaDH2 मिला, एक FADH2 मिला और एक GTP मिला। ठीक है, 3 NaDH2 मिल गए बेटा हमको, एक हमको FADH2 मिल गया है और एक मिल गया है हमको जो है वो GTP मिल गया है। याद रखना एक FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग लेगा तो वो 2 ATP को प्रोड्यूस करता है, और एक NaDH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग लेगा तो 3 ATP को प्रोड्यूस करता है। क्लियर, चलिए तो देखो ये हमने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिखा हमने। अब यहां पर एंजाइम भी दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, यहां पर आपको एंजाइम भी दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान से बात सुनेगा सबसे। अब देखो इसको बेटा स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा जूम करके देखना एंजाइम को आपको, कि देखो स्क्रीन में पता नहीं कितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मेरे ही छोटा दिख रहा है तो आपको भी छोटा दिख रहा होगा ये। तो देखो पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज, जो कि एस्टाइल कोएंजाइम को ऑक्सलो एसिटिक एसिड से जोड़ता है और बनता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करने के दौरान सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, देन आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहां पे एंजाइम लगता है एकोनिटेज के, और एंजाइम एकोनिटेज का जो एक्टिवेटर होता है वो आयरन होता है। आयरन इज द एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम एकोनिटेज। ठीक है, देन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है, जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो जो है बेटा क्या होगा, वहां पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन एंजाइम लगेगा, NaDH2 बनाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा बेटा, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड जो है वो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजेनेज के थ्रू जो है कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, और यहां पे आप देख रहे हैं GTP बनेगा, एंजाइम लगेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज के, देन सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा और एक FADH2 बनेगा, देन फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, एंजाइम लगेगा फ्यूमेरेज एंजाइम लगेगा यहां पे, और यहां पर उसके बाद क्या होगा बेटा, जो है मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्सलो एसिटिक एसिड में, और यहां पे एंजाइम लगेगा मैलेट डिहाइड्रोजन एंजाइम लगेगा और एक NaDH2 बनेगा। तो एंजाइम के नाम भी बेटा पॉइंट से नोट कर लीजिएगा, मैं भी प्रोवाइड करूंगा शीट, आपको चिंता मत कीजिए, पर आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो
अब हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज लिखते हैं। अभी हम जो है वो डायग्राम वाला बहुत देख लिया हमने, अब थोड़ा सा हम स्टेप वाइज इसको नोट करते हैं कि पहली स्टेप में क्या हुआ, ताकि एकदम दिमाग में क्लैरिटी रहे और हम एग्जाम में गलती ना करें। पहली स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्वाइन विथ ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सलो एसिटिक एसिड, CO2 कोएंजाइम ग्रुप को उसने रिलीज किया, रिलीजिंग दी COA ग्रुप एंड फॉर्मिंग ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर। स्टेप नंबर 1 में क्या हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन वाले ऑक्सलो एसिटिक एसिड से जुड़ा, कोएंजाइम ग्रुप को बाहर निकाला और बन गया सिट्रिक एसिड बन गया। क्लियर, ठीक। स्टेप नंबर 2, सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइसोमर, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। एक्चुअली ये 2 स्टेप वाली प्रक्रिया होती है। पहले वाटर मॉलिक्यूल को हम इन्वॉल्विंग फर्स्ट द रिमूवल एंड देन द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, पहले वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो सिस एकोनिटिक एसिड बनता है, फिर दोबारा जोड़ते हैं सिस एकोनिटिक एसिड में तो आइसोसिट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, क्लियर। दिस इज व्हाई द सिट्रिक एसिड साइकिल इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 9 स्टेप rather than the 8 listed here। क्या, तो कई बार जो है हम यदि इसको शामिल करें तो 9 स्टेप दिखाई पड़ेंगे इसमें हमको। तो होता क्या है बेटा कि सबसे पहले सिट्रिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा, और एक उसमें फिर बाद में सिस एकोनिटिक एसिड में जोड़ दोगे आप, एंजाइम होता है एकोनिटेस, जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, आइसोसिट्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। का आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बेटा कि ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड में। के जो स्टेप जो है वो शॉर्ट लाइफ की होती है, इसलिए इसको जो है कई बार काउंट नहीं करते, कई बार क्रेब्स साइकिल में इसको काउंट नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में भी क्या क्या है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो सीधा अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में दिखाया हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है कि आइसोसिट्रिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड में, देन ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में। दिमाग में रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन आता है और वहां गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, और देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा ना तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको एग्जामिनर देगा ही नहीं हो। तो आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज करता है और जो है एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकला, यदि हमने इसको इससे बाहर निकला माना है तो क्या हो गया बेटा, 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बनता है, जहां यहां पर NADH भी बनता है यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे एंजाइम लगता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन एंजाइम यहाँ पर लगता है। ठीक है ना, क्लियर। और ये प्रोसेस को स्पीड अप करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड जो है उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है और एक NADH2 बनेगा, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालेगा तो 4 मॉलिक्यूल रह जाएंगे और क्या बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, ऑक्सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बेटा, और ये पूरी प्रोसेस किससे होगी है, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस में होगी है। ठीक है, एक्चुअली में मैंने आपको पहले भी कहा था साइकिल में कई केमिकल ऐसे बनते हैं शॉर्ट लाइफ, छोटे समय के लिए बनते हैं, इसलिए उनको कई बार हम आउट हटा देते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने जो साइकिल दिखाया ना, तो एनसीईआरटी ने आपको बता दूं गलती नहीं किया, एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो एरो देखा गौर से, उसने एरो में डैश डैश लगा दिया, मतलब बीच में और भी स्टेप प्रेजेंट है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि कोएंजाइम ए सक्सिनाइल कोएंजाइम का बाहर निकाल दिया गया इसको, और हमने क्या किया, इसका जो है वो यहाँ पे एक एटीपी का जीटीपी का फॉर्मेशन किया हमने यहाँ पे, और ये जीटीपी बना यहाँ पे, कहाँ बना, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये स्टेप पूछा जाता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जो आगे आगे जाके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होता है बेटा, और 4 कार्बन वाला कंपाउंड क्या बनता है यहाँ पे, सक्सिनिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। यहाँ पर भी एक NADH2 एक एफिड, जब भी कभी याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन NAD+ नहीं लेता है, FAD+ इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे NADH2 के बजाय FADH2 बनता है। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वाटर को ऐड करेंगे फ्यूमेरिक एसिड के अंदर और क्या बन जाएगा, ये मैलिक एसिड के। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फ्यूमेरिक एसिड में वाटर को ऐड करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में के, क्लियर, एंजाइम लगेगा फ्यूमरेज। देन उसके बाद क्या होगा, लास्ट स्टेप में जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनेगा बेटा, 4 कार्बन कंपाउंड होगा, जब मैलिक एसिड ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो अगेन एक NADH2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, ये स्टेप हो गई इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, जो जहां जहां क्या क्या बन रहा है, सबसे पहले मैंने कहा आपसे जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो क्या बना, एक NADH2 बना। लेकिन एनसीईआरटी में इस स्टेप को उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ है, तो कई बार ऑप्शन में आता है सीधा ये
सीधा डायरेक्ट ये कन्वर्जन आता है, ठीक है। तो गलती गलत नहीं है बेटा, ये भी सही है, ठीक है ना। तो देखो बेटा हमको बेस्ट आंसर चुनना है। यदि आपको उसने दे रखा ऑप्शन में आइसोसिट्रिक एसिड एंड ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड के बीच में NH2 बनता है, दैट इज द बेस्ट आंसर, परफेक्टली ऑल राइट आंसर, ठीक है। पर एग्जामिनर यदि ऑप्शन में नहीं देता है देन आंसर इज अगेन आइसोसिट्रिक सिट्रिक एसिड एंड दी अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड। क्लियर। तो देखो हमेशा ऑप्शन देख के हमें आंसर चुनना होता है। कई बार क्या होता है ऑप्शन बड़ा क्लोज ऑप्शन होते हैं, एक बहुत ज्यादा सही होता है, एक थोड़ा कम सही होता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर को चुनना होता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक। तो एक NH2 यहां बना, एक CO2 बाहर निकला जब ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, या ऐसा कह सकते हैं कि आइसोसिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो एक CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। देन अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो है एक NH2 बना, और उसके बाद क्या हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ सक्सिनिक एसिड में, तो एक GTP बना यहाँ पे। देन सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ फ्यूमरिक एसिड में, तो एक FADH2 बनेगा। देन फ्यूमरिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड कन्वर्ट हुआ किससे बेटा, ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। देन एक बना, तो एक जो है वो NADH2, ये FADH2 है, ठीक है, क्या, और ये भी NADH2। तो तीन जगह पे क्या बना बेटा, NADH2 बना, एक जगह पे FADH2 बना, और दो जगह पे CO2 बाहर निकला है। क्लियर। देखिए अब NCERT का साइकिल जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। 14.3 देखो NCERT का मैंने एग्जैक्ट इमेज लिया है, आप देखिए एरो उन्होंने कंटिन्यूअस नहीं बनाया, उन्होंने डैश डैश कर दिया है, मतलब इसमें कई स्टेप ऐसी हैं जो मिसिंग है, जिनको हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि तुम अभी 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, पता नहीं तुम्हें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए शामिल नहीं किया। पर बेटा नीट में याद रखना है हमको, है ना। देखो जो ये है ना, ये तो 4 एसिड का नाम लिखे हैं यहाँ पर, सिट्रिक एसिड लिखा है, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड लिखा है, सक्सिनिक एसिड लिखा है, मैलिक लिखा है, और ऑक्सलो एसिड। अब देखो ये 4-5 एसिड का नाम लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं बनेगा, हमको इसके पूरे स्टेप याद रखने पड़ेंगे हमें, समझ गए ना। तो इसलिए प्लीज जो मैं शीट दूंगा, जो मैंने आपको बताया, वो आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। क्लियर। The remaining step of citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. अब देखिए सीधा उन्होंने चांसेस को यहाँ कनेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। जब succinyl coenzyme A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक GTP मिलता है, ये भी लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन कहते हैं। एंड जब सक्सिनिल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो वहां पे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन को शो करता है, ठीक है। इन ए कपल्ड रिएक्शन GTP कन्वर्ट होता है फाइनली ATP में कन्वर्ट होता है, मतलब GTP अपना हाई एनर्जी फॉस्फेट दे देगा ADP को, तो ATP बन जाएगा फाइनली, है ना। देखो अब NCERT ने क्या किया, बिल्कुल ब्रीफ में लिखा है, देयर आर 3 पॉइंट इन दिस साइकिल जहां पर NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर FADH2 में कन्वर्ट होता है, और वो एक पॉइंट जहां पर FAD प्लस से FADH2 बनता है, वो कई बार एग्जाम पूछा गया है, और वो है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का कन्वर्जन। जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड कन्वर्जन होगा तो वहां पे बेटा FADH2 बनेगा, ठीक है। जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड बनेगा, या ऐसा बोले आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बनेगा, तो वहां एक NADH2 बनेगा। जब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा, वहां दूसरा NADH2 बनेगा, और जब जो है आपका जो है मैलिक एसिड से ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बनेगा, तो तीसरा NADH2 वहां बनेगा। तीनों पॉइंट एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, ठीक है। The continued oxidation of acetyl coenzyme A by TCA cycle require the continued replacement of the oxaloacetic acid, the first member of the cycle. Okay. In addition, it also requires regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively. Okay. देखो बेटा, जो भी NADH2 बने, जो भी FADH2 क्रैब साइकिल में बने, उन सबको हमें फटाफट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजना पड़ेगा ताकि ATP बन सके, और वो FADH2 NADH2 खाली हो सके, ताकि दोबारा से क्रैब साइकिल में वो आके इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके, ठीक है। देखिए पूरे क्रैब साइकिल का समरी जो है इक्वेशन जो है NCERT में दे रखा है। से पायरुविक एसिड 4 NAD प्लस लिए, एक FAD प्लस लिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए, एक ADP लिया, हमने एक ADP लिया, क्या बन गया, 3 CO2 बाहर निकले, 4 NADH2 बन गए, एक FADH2 बन गया, एक ATP बन गया। अब बोले 4 कहां से, अरे भैया शुरुआत पायरुविक एसिड से की है हमने, तो लिंक रिएक्शन वाला जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, उसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए 4 है बेटा। क्लियर, ठीक। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecule of NADH and 2 FADH has been synthesized beside just 2 molecule of ATP in TC cycle के। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए से बनता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो मतलब एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से 4 NADH2 मिले थे, एक FADH2 मिला था आपको,
तो 2 से कितने हो गए 8 NADH2 हो गए आपके 8 हो गए हाँ 2 FADH2 हो गया आपका एक पायरुविक एसिड से आपको 1 GTP मिला था तो 2 GTP बचाएंगे यहाँ पे ठीक है यही तो लिखा है। यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट ऑल। अभी तक ना तो हमने ऑक्सीजन पिक्चर में कहीं आया है ना हमने जो है एटीपी बड़ी मात्रा में बनाए हैं, तो ये असल में NADH2 FADH2 का रोल क्या होता है। तो अभी तक क्या है अभी तक हमने केवल एक काम किया है जितनी भी जगह चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो चाहे वो लिंक रिएक्शन हो चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो हमने सिर्फ एक काम किया है जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे उनको निकाले प्रोटॉन को निकाला हमने NAD+ और FAD+ को दे दिया हमने कहा भैया FADH2 बन जाओ NAD क्योंकि हमको मालूम है इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास की ऊर्जा का हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और वहां से बनाएंगे हम ATP वहां से बनेगा बड़ी मात्रा में ATP बनेगा ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक यदि आप बोलें कि डायरेक्ट ATP कितना मिला हमको तो 2 ATP हमको नेट गेन मिला था ग्लाइकोलिसिस से और 2 मिल गया क्रेब्स साइकिल में हमको जो GTP है वो ATP में कन्वर्ट होगा बस ये 4 ATP हमको डायरेक्ट मिले जो नेट गेन है ठीक है। टोटल वैसे 6 मान लो आप यदि ग्लाइकोलिसिस का आप जो टोटल ATP लगाएंगे तो 4 टोटल मिला था ग्लाइकोलिसिस में और 2 क्रेब्स साइकिल में तो 6 हो गए टोटल नेट में बोलेंगे तो 4 हो गया। अब बाकी क्या मिल रहा है हमको 2 NADH2 मिले थे ग्लाइकोलिसिस से 2 NADH2 मिले हमको लिंक रिएक्शन से 6 NADH2 मिले हमको क्रेब्स साइकिल से 2 FADH2 मिले हमको क्रेब्स साइकिल से मतलब कुल मिला के हमारे पास में एक ग्लूकोज से कुल कितने NADH2 हमारे पास में आ गए हैं 2 ग्लाइकोलिसिस के 2 गेटवे रिएक्शन के और 6 हो गए किसके बेटा 6 हो गए अपने ये क्रेब्स साइकिल के है ना टोटल हो गए 10 और कितने FADH2 मिले हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 FADH2 मिले दोनों क्रेब्स साइकिल में मिले हमको ठीक है। और ATP कितना मिला हमको ATP हमको मिले 4 ग्लाइकोलिसिस से मिले और 2 मिले हमको किससे 2 मिले हमको इससे क्रेब्स साइकिल से मिले ठीक। अब जो NADH2 FADH2 यही तो मेन है बेटा यही तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एक NADH2 जो है वो 3 ATP देता है तो 10 NADH2 30 ATP देंगे। एक FADH2 2 ATP देता है किससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तो 2 कितने देंगे 4 ATP देंगे मतलब 34 ATP ऐसे हैं जो हमको केवल तब मिलेंगे जब हम इन FADH2 और NADH2 को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल दें तभी मिलेंगे हमको क्लियर 6 तो मिल चुके हमको 34 कब मिलेंगे जब आप इन जो NADH2 FADH2 का आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डालें तभी मिलेंगे आपको ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में जहां पर देखा था हमने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की बात की थी हमने और जो हर बार हम क्या कर रहे हैं NADH2 FADH2 प्रोटॉन हमारे पास में है और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में है और यही प्रोटॉन मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट को स्टेब्लिश करेगा और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होगा तो ATP बनेगा। ये तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पीटर मैकैल ने दिया था याद है कि नहीं याद कि भूल गए याद है ना। चलिए तो आज इतना ही। अब हमने आज देख लिया कि क्रेब्स साइकिल में हमें मिला क्या अंत में के। तो एक काम करना बेटा जो आज की जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सीट है ना उसमें क्रेब्स साइकिल आपको जो है दे रखा होगा उसको अच्छे से एक बार देख लेना। आपके जो साइक्लिक पाथ पे जो बनाया उसको अच्छे से एक बार देख लेना कोई स्टेप मिसिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में जो है वो अधूरा लिखा हुआ है तो हम पूरा पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हमें ना हो ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.